अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आज का भी आपका दिन बहुत खुशी और कामयाबियों से भरपूर होगा। तो जनाब आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहा करते थे कि वक्त की कदर करो, क्योंकि वक्त नहीं बल्कि उसे ज़ाया करने से इंसान ज़ाया होता है। और वक्त एक ऐसी दौलत है जो सबको बराबर मिलती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन फ़र्क ये है कि जो लोग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, और जो उसे ज़ाया कर देते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और वक्त ज़ाया करना एक आदत है, चाहे वो फजूल बैठना हो या गैर ज़रूरी गपशप करना हो। ये एक आम मसला है कि हम अपनी डेली रूटीन की मसरूफियात में इतना उलझ जाते हैं कि हम अहम कामों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है। सुबह से शाम हो जाती है और हम सोचते रहते हैं कि आज क्या किया जाए, और फिर एहसास होता है कि जनाब दिन तो यूं ही गुजर गया है। तो इस मसले का हल क्या है? हमें अपने दिन को मुनज़्ज़म करना होगा। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो हर लम्हे की कदर करते हैं। हमारे दीन इस्लाम ने भी हमें वक्त की अहमियत का दर्स दिया है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि फ़ुर्सत को गनीमत जानो, उससे पहले कि तुम्हारे हाथों से निकल जाए। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने वक्त को किस तरह बेहतर बना सकते। एक और अहम नुक्ता है कि वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल है ना, उसको करने के लिए हमें अपनी तरजीहात को पहचानना होगा। तो दिन भर के कामों को अहमियत के हिसाब से तरतीब देना होगा। ज़रूरी कामों को पहले करना चाहिए, गैर ज़रूरी कामों को थोड़ा सा बाद में रखें। आज का जो पैगाम है वो यही हमें बता रहा है कि हम सबको अपना वक्त संभालना आना चाहिए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम हम कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम बहुत सारा अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, वक्त लगा देते हैं, लेकिन एट द एंड हमें उनका कोई आउटकम नहीं मिलता, हमें उनके कोई नताइज, मुस्बत नताइज नहीं हासिल होते हैं। तो ऐसे कामों से थोड़ा बहुत हमें गुरेज करना चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ ही हमें समझ आती है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और कहाँ पर हमें अब संभलने की ज़रूरत है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताया कि जनाब ये सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और जिसका मिड भी हो चुका है, और मौसम की शिद्दत में हमें नुमाया तब्दीली भी नज़र आ रही है। हर बदलते मौसम के साथ कुछ जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो आम होती हैं, जिनसे बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं, मगर हम लोग ज़रा सी एहतियात बरतते हुए इन बीमारियों से बच सकते हैं। मौसमी बीमारियों से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है अपनी खुराक को बेहतर करना। अगर हम अपनी खुराक के ज़रिए से तमाम ज़रूरी चीज़ों को ग़िज़ा के ज़रिए से लेते हैं ना, तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो मज़बूत होती है, और क़ुव्वत मुदाफ़त की मज़बूती इस चीज़ की ज़मानत है कि मौसमी बीमारियों का आप शिकार नहीं हो सकते हैं। तो अगर महज मुनासिब खुराक से ही हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं तो हमें इस पर लाजमी गौर करना चाहिए। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करने वाले हैं कि इन तमाम तर मौसमी बीमारियों से, सीजनल डिजीज़ से हमने किस तरह बचना है, जिसमें फ़्लू, गला ख़राब, बुखार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने क़ुव्वत मुदाफ़त किस तरह बढ़ानी है और इसमें कौन कौन सी डाइट्स जो हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा, जिस तरह सीज़न चेंज होता है डिफरेंट इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, तो आजकल जो ज़्यादातर देखने को या सुनने को मिल रहा है कि जी हमारा गला ख़राब, फ्लू, बुखार, ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं हमारी इम्यूनिटी के साथ, क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ, कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त लो होगी आप ये इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने वाली कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में इंटेक करना चाहिए? सही। अच्छा, क़ुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक़ वैसे सिर्फ खुराक के साथ नहीं होता। क़ुव्वत मुदाफ़त का ताल्लुक़ आपकी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के साथ होता है, जिसमें ना सिर्फ आपकी खुराक आ जाती है बल्कि आपके स्लीप पैटर्न्स भी आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रूटीन में अगर हम देखते हैं
तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे होते। हमारे यहाँ रूटीन इस तरह की होती है लोगों की कि 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की लगातार नींद नहीं ले पा रहे होते लोग। एक ये वजह होती है। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती लोगों की। जो रूटीन्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हुई हैं। बस सिर्फ ये है कि ऑफिस जॉब्स हैं, बैठे रहते हैं हर वक्त, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी के ऊपर भी काफ़ी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है वो काउंट करते हैं और ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही इफ़ेक्ट करते हैं आपकी इम्यूनिटी पे। और इन रिटर्न फिर इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर आप डिफरेंट किस्म की डिजीज़ से बहुत जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वायरल इन्फेक्शंस फैल जाती हैं। जैसे आपने अभी बताया कि फ्लू, कफ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और उसकी मेन वजह ही यही है कि एक तो एनवायरमेंटल चेंज है, बॉडी जो है वो टेम्परेचर के साथ कोप अप नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और सेकेंडली जो हमारी इम्यूनिटीज़ हैं वो इस कदर वीक हो चुकी हैं कि हम लोग बहुत जल्दी इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ज़रूर मैटर करती हैं। तो फिर इसमें डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो डाइट में हम ऐसी कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी? अच्छा, डाइट के अंदर जो है वो हमारे 5 जो है वो मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसमें हर चीज़ आपको ऐड करना लाजमी होती है। जैसे मिल्क ग्रुप है तो उसमें आपको मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ ज़रूर लेनी है। जैसे अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपकी इम्यूनिटी ना सिर्फ सही रहेगी बल्कि आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। सेकेंडली आपको जो है वो वेजिटेबल का पोर्शंस और फ्रूट का पोर्शन जब अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना होता है। स्पेशली अगर हम रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करें, यानी कच्ची सब्जियाँ, वो हम लाजमी शामिल करें अपनी डाइट में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पकाने से उनके जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो कई दफ़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल सैलड्स की फॉर्म में वो ज़रूर करें अपनी डाइट में। इसके अलावा पानी की इंटेक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पानी जो है वो 3 से 4 लीटर पानी ले रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी सही रखेगा, इसके अलावा आपकी स्किन को भी फ्रेश रखेगा और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो इंस्टेंटली हमारी जो इम्यूनिटी है उनको बूस्ट करते हैं? जस्ट लाइक हम लोगों ने कोरोना में देखा था कि आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो उसके लिए आपको विटामिन सी रिच फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं वो आपको खाने चाहिए। तो ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग इनटेक करके इंस्टेंटली हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सकती है? अच्छा, इंस्टेंटली वैसे चलिए वैसे ही अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? विटामिन सी रिच फ्रूट्स आते हैं? विटामिन सी रिच फ्रूट्स तो होंगे बिल्कुल, उसके अंदर फ्रूट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। नट्स का जो इस्तेमाल है वो उसके अंदर बेशुमार जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर बेशुमार आपको जो है वो वाइटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं जो इनडायरेक्टली आपकी जो है वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट अप करते हैं। तो हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। इवन गर्मियों में भी ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ एक यूजुअली कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में नहीं लेना, गर्म है, ऐसी बात नहीं है। आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं जिसके अंदर आप अखरोट भी ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं जो सबसे बेहतरीन है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा पिस्ता ले सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, डेली बेसिस पे रोज़ करें। और जो नहीं करते हैं उनको, जो नहीं करते हैं वो दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। वो चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा वो दही ले सकते हैं। कोई भी एक फूड आइटम आपने मिल्क ग्रुप में से कोई भी एक फूड आइटम लाजमी अपनी डाइट में शामिल करना होता है। अच्छा, वो दही हो सकता है या दूध हो सकता है या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसका आपको इनटेक करना ही करना है। अब जैसे विटामिन सी की मैं बात कर रही थी कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, तो आजकल जो सीज़न चल रहा है इसमें कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है? आजकल अमरूद बहुत अच्छा है, वो लिया जा सकता है। उसके अंदर आपको विटामिन सी की इंटेक काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा आप जो है वो जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जो कि वैसे ओकेजनली वैसे तो नहीं हमें मिल रहे, लेकिन हम लोग फिर भी अगर देखें तो चेरीज़ या बेरीज़ वगैरह जो हैं वो ली जा सकती हैं, वो मिल जाती हैं आपको। फ्रोज़न फूड में भी मिल जाती हैं। जी। तो वो आप इस वक्त जो है वो करेंटली ले सकते हैं। उससे आपको विटामिन सी जो है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा और आपकी जो जितनी भी ये सिम्टम्स वगैरह हैं वो रिलीव हो सकती हैं। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जो शानदा ले सकते हैं या फिर आप कोई कहवा बना के ले सकते हैं। जैसे होममेड कहवा है, उसके अंदर आप पुदीना डाल सकते हैं, इसके अलावा सौंफ डाल सकते हैं और एक बिल्कुल छोटा जो पीस है वो मलट्ठी का ऐड किया जा सकता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है
हैं वो बहुत अच्छा होता है। जो आपको खांसी आती है बार बार वो बहुत अच्छे से रिलीव होती है। इसके अलावा आपके फ्लू की सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलीव होती हैं इससे, तो वो ऐड किया जा सकता है। इस तरह इसके साथ साथ आप प्रोटीन की इनटेक ले सकते हैं। विटामिन सी के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है कि इन केस आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपको वायरल हो जाता है और आपको बुखार हो जाता है, इसके अलावा कफ वगैरह का जो है वो शिकायत होती है, तो आप प्रोटीन की इनटेक बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ पे होता है कि हम अगर कोई हमें इन्फेक्शन हो जाता है या बिलफर्ज के अगर बुखार हो जाता है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो घर वाले फिर कहते हैं कि अच्छा सॉलिड फूड से थोड़ा सा परहेज़ करें, आप लिक्विडी फूड या सेमी सॉलिड जो फूड होते हैं आप उसके ऊपर आ जाएं थोड़ा सा, लेकिन दिल नहीं कर रहा होता, तो क्या ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको उस तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए कि जिनमें ऑलरेडी वो प्रोटीन या बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं? नहीं, आप देखिए ज़ाहिर है दिल तो नहीं कर रहा होता है और उसमें वो कंडीशन चूँकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और वैसे भी आपकी उस सिचुएशन इस तरह की होती है, ज़ाहिर है ज़रा सा भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में तो उसका इफ़ेक्ट तो आता है, आपके मूड्स पे भी आता है, आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट्स आते हैं उस पर। तो उसका फिर यही बेहतरीन तरीका होता है कि आप जो चीज़ भी आप ले रहे हैं वो माइल्ड हो थोड़ी सी, और लिक्विड या सेमी सॉलिड में जो भी चीज़ आपको जो है पसंद है उसको आप उस फॉर्म में, जैसे अगर किसी को कोई फ्रूट पसंद है और वो लेना चाह रहा है और सॉलिड में वो नहीं ले पा रहा या फिर उसका दिल भी नहीं चाह रहा, तो आप उसको प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं ताकि उसकी फ्रूट इनटेक जो है वो पूरी हो। इसके अलावा आपने जैसे कहा कि लिक्विड फॉर्म में या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड जो है वो यूजुअली दिए जाते हैं, वो इसीलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो इनडायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है। अच्छा। और आप सॉलिड फूड जब लेना स्टार्ट करते हैं तो वो उस तरह से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाते जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान को डाइजेस्ट होते हैं। तो इसीलिए उसको सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड दिया जाता है ताकि वो स्पीडीली डाइजेस्ट भी हो और उनको मैक्सिमम बेनिफिट भी हो सके। जैसे यखनी वगैरह दी जाती है, सूप्स दिए जाते हैं, इसके अलावा जूसेस दिए जाते हैं, शेक्स दिए जाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देती हैं। हाँ ठीक है। नहीं तो फ्रीज़र में जो रखा हुआ खाना होता है उसको आप कितनी देर यूज़ कर सकते हैं आइडियली? डिपेंड करता है कि खाना किस टाइप का है। बहुत से लोग उसको थोड़ा सा हाफ कुक करके भी बहुत सी चीज़ों को रख देते हैं कि हमारे कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, या बहुत सी वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो अपनी ईजीनेस के लिए बहुत सी चीज़ें जो हाफ कुक करके रख देती हैं कि बाहर निकाला और थोड़ा सा तड़का लगाया और पका लिया। तो कितने दिन, मतलब कितनी डेज़ के लिए हम आइडियली उसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस तरह कोई स्टोर कर रहे हैं फ्रीज़र के अंदर चीज़ें? तो उसको आप तकरीबन 1 हफ़्ते तक जो है वो कोशिश करें कि बस उसको कंज्यूम कर लें। अच्छा। इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि आपको नहीं पता कि बाज़ औक़ात आपका जो है वो फ्रीज़र में भी जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपने प्रॉपर्ली स्टोर नहीं की होती, एयर टाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से उनके बाज़ों का जो है वो कंटेमिनेट होने के जो है वो चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि बस सिर्फ 1 हफ़्ते तक उसकी लिमिट रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है। और दूसरा ये भी थोड़ा सा बता दें हमें, बिकॉज़ हम लोग फ्रीज़र से निकालते हैं, फ्रिज से निकालते हैं तो हम फ़ौरन से माइक्रोवेव में रख देते हैं गर्म करने के लिए, तो हमें स्टोव के ऊपर उसे गर्म करना चाहिए या माइक्रोवेव के अंदर गर्म करना चाहिए? अच्छा, आइडियली तो ये है कि उसको रूम टेम्परेचर पे रख के थोड़ा सा उसको जो है वहाँ से डिफ्रोस्ट होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद अगर आपको पकाना है तो आप फौरी तौर पे नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब वो रूम टेम्परेचर के करीब आ जाए तो फिर आप उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव ओवन में जो है वो कर सकते हैं गर्म। लेकिन अब अगर आप फ़ौरन करेंगे, आप फ्रीज़र से निकालते साथ ही ओवन में उसको रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है जब इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा टेम्परेचर में कि इतना जो कम टेम्परेचर और फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो वो चीज़ ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चलें जी, डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम सीजनल डाइट एंड सीजनल डिजीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह हम इनसे बच सकते हैं थ्रू डाइट। जनाब, ज़िंदगी में कोई एक पल खुशी का होता है तो दूसरा पल उदासी का होता है, और इसी खुशी और दुख के दरमियान इंसान की सारी ज़िंदगी गुजरती है, जिनसे वो ज़िंदगी के सबक भी सीखता रहता है। और हर खुशी के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और कोई ना कोई जुस्तजू होती है जिससे हमें खुशी का एहसास भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी हमें खुशी नहीं हो रही होती और हम बहुत छोटे छोटे मसलों को लेकर बहुत उलझनों का शिकार रहते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है हमारी ज़िंदगी में कि उदासी से हम मायूसी की तरफ भी बढ़ने लगते हैं और इस दौरान हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है।
जिससे हमारा जो मुश्किल सफ़र होता है वो आसान हो जाता है। पाकिस्तान में हर एक को मुआशी मसाइल का सामना है और वो इस इंतज़ार में है कि जनाब कब अच्छा वक्त आएगा और ज़िंदगी के कीमती पल यूं ही गुज़र रहे हैं। इतने मसाइल में खुश कैसे रहें और हमारे लिए खुश रहना ज़रूरी क्यों है, आज हमने इस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनली होना चाहिए जो हमें बताए कि खुशी है क्या, उसको किस तरह ढूंढा जा सकता है और क्या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हमारी खुशी डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन फिरदौस हैं जो कि हैप्पीनेस कोच हैं, बल्कि उनके पास ये टाइटल है कि वो फ़र्स्ट लेडी हैप्पीनेस कोच हैं इन पाकिस्तान। दूसरा काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं और ट्रेनर भी हैं और मुख्तलिफ़ जो है उन्होंने इसके ऊपर ख़ास तौर पर हैप्पीनेस के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। तो शाहीन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मुनीरा आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मिस शाहीन, जिस तरह मैं बात करती है कि खुशी, जिस तरह का हमारा इर्द गिर्द का माहौल चल रहा है, इसमें खुश रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो खुशी की मैं तो कहूँगी पहले कि डेफिनेशन बताएं कि खुशी कहते किसको हैं? एग्जैक्टली खुशी जो है ना वो मंजिल नहीं होती, वो सफ़र होता है। और छोटी छोटी खुशियाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे शॉर्ट रेंज गोल्स होते हैं, हमारे शॉर्ट रेंज अचीवमेंट्स होते हैं। दे आर कॉन्फिडेंस बिल्डर्स टू अचीव योर आवर मेन गोल, टू आवर बेसिक रोल। जो हमारा सबसे बड़ा गोल है उसको हासिल करने के लिए वो छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हम, ये नहीं हो सकता आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं अब मैं खुश हो गई हूँ, मैंने अपनी मंजिल पा ली, ऐसे नहीं होता। अब मेरे और तमाम मामला ठीक हो गए हैं, अब मैं खुश हो गई हूँ, अब मैंने अपनी मंजिल नहीं है। बल्कि ये तो डेली का हर वक्त का सफ़र है और इसलिए इसको हमें मेंटेन खुद रखना है। हमने अपना कंट्रोल जब हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, अच्छा, तो फिर हमें तमाम चीज़ें तंग करना शुरू हो जाएंगी। हर तरह के हालात हमारे माशी हों, समाजी हों, माशरती हों, जिस्मानी हों, जहनी हों, माली हों, जो भी हालात हों, जो भी माशरती मसाइल हों, वो हम पर अफेक्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए खुश रहने के लिए। लेकिन बहुत से लोग हैं वो खुशी को पैसे के साथ भी कनेक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा शायद हम उतने खुश रहेंगे। तो क्या ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमें शोहरत मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, बहुत से लोग कहते हैं जी हम कहीं बाहर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे तो हम खुश होंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ, क्या इनको इसके अंदर खुशी ढूंढनी चाहिए, इनके साथ हमारी खुशी जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है। जिस तरह जब हमारे पास हमारा कोई मसला जब हल होता है ना, अगर हमारा माली मसाइल है, आज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना है, पैसे नहीं है, पैसे आ जाते हैं, बड़े खुश हो, तो उस वक्त खुश होंगे ना। हाँ जी। तो ये चीज़ें छोटे छोटे टाइम में आएंगी आपके पास। खुशी एकदम बहुत सारी नहीं आ जाएगी। अच्छा। कि मेरे स्पाउस भी अच्छा है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मैं भी हेल्दी हूँ, मेरा काम भी सारा हो गया, पैसे भी बहुत सारे हैं, मशहूर भी बहुत ज़्यादा हूँ, स्मार्ट भी हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई गॉट इट, तो फिर मैं खुश होंगी। ऐसा नहीं होता। आपको खुशी हर लम्हा ढूंढनी है, खुद मिलनी है। और वो हम स्पेशली वेल्थ के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा। हर चीज़ में खुशी मिलती है और अच्छी तरह बात करने में खुशी मिलती है। और जिस तरह हम लोग ये माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत मुबारक महीना है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत विलादत बासआदत इसमें हुई। और तो हमें उस हवाले से यकीन, एक शेर में छोटा सा खुशी से रिलेट, किस आसानी से वो टूटे हुए दिल जोड़ देता है, किस आसानी से वो टूटे हुए दिल जोड़ देता है, खुशी से बोलना जिस शख्स का मामूल हो जाए। क्या बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत अच्छी है खुश अखलाकी से खुशी मिलती है। लोग कहते हैं हम किस तरह करें, मतलब लोगों को समझ नहीं आती, गाइडेंस नहीं शायद लोगों को मिलती है। तो लोग कहते हैं जी ठीक है, ये सारी, अब मैं कहती हूँ कि ये सारे मामला चलने हैं, ये मसाइल जो है हमारे इर्द गिर्द मुआशरती हो जाए, मुआशी हो जाए, ये जहनी उलझने हैं, ये हमारे साथ साथ चलनी है। लेकिन इनमें से हम लोग किस तरह खुशी का फैक्टर निकाल सकते हैं कि अगर एक मसला आया तो हम खुद को किस तरह ये डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अभी एक परेशानी आई है, इसके बाद खैर भी आनी है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बिल्कुल।
ये सारी ना टेक्निक्स आपको खुद से पैदा करनी पड़ेंगी। अच्छा। अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी कि आपने हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने वो फेक मोहब्बत की ही बात की जी, एक जी। तरह से, तो उसी के हवाले से जैसे इतना तो बंदे को हो कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यूनिवर्सिटी अगर आ रहे हैं तो हमारा गोल क्या है, ना कि हम इन बाकी चीज़ों में पढ़ के स्टडीज़ भी ख़राब करते हैं, सेहत भी ख़राब करते हैं, रिलेशंस भी ख़राब करते हैं, अम्मी अबू पीछे फिर रहे हैं, हाय बच्चे बीमार हो गई है, हाय बेटा डिप्रेशन में, हाय इसे क्या मसला हो गया, डॉक्टर्स के पास ले लेके जा रहे हैं। मैं उनको एक हंसाने के, बिकॉज हैप्पीनेस कोच हूँ, हंसाने के लिए एक शेर भी सुनाती होती हूँ। बार बार होती है, बार बार करते हैं। अच्छा। बार बार होती है, बार बार करते हैं लोग, अब मोहब्बत का कारोबार करते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इन चीज़ों को अपने पे खुद कुछ थोड़ा सा टाइम दें, पेरेंट्स को अपने रिलाई करें, उन पे भरोसा करें कि वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे, और सबसे ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। अच्छा। अपने आप को, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, वैल्यूएबल, यू शुड हैव मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। वी शुड हैव मोर देन वन स्किल। क्या हमें खुश रहने के लिए किसी की रहनुमाई लेनी चाहिए ज़िंदगी में कि नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ मैटर जो पब्लिश्ड भी है, किताबें भी हैं और वीडियोस भी हैं, और अच्छी चीज़ें देखें। आपके पास सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए, लेकिन आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं, अच्छा। क्रिमिनल भी देख सकते हैं और प्रोफेशनल और सक्सेसफुल भी देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा मैटर देख रहे हैं, उससे कितना सीख रहे हैं और उसको कितना अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो इस तरह काम नहीं होगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। गुड हैबिट्स को, गुड वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। उन दोनों में परफेक्शन कैसे लानी है ये पता होना चाहिए। चाहे आप किसी से सीख के करें, चाहे आप पर्सनल इस पे वर्किंग करके करें, फिर भी कोई ना कोई गाइडलाइन होती है, कोई ना कोई मेंटोर होता है। कितना इफेक्टिव होता है ये सारा करना, खासतौर पर दिन को डे प्लानिंग करना? बिकॉज आजकल हर कोई ये कह रहा है कि अपना दिन जो है ना वो प्लान करके चलें, उससे एक तो आपका टाइम मैनेज भी होता है, और दूसरा ये कि आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ें करनी है, और प्रायोरिटी आपकी पता होती है कि आपने किसको कितना टाइम देना। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इससे काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, और मैंने खुद इन रूल्स पर अमल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि अच्छा। अगर आप आपको कुछ याद होगा या सुना होगा कि रात में दादी अम्मा कहानियाँ सुना रही होती हैं, या रात में सोने से पहले। अभी भी वेस्ट में भी और यहाँ भी रात को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कोई पॉजिटिव ही सुनाते हैं कि अच्छी कहानी हो। और रात में क्यों होती है ये सारा काम, रात में क्यों होता है? इसलिए कि हमारे पूरी बॉडी सो जाती है जी, और लेकिन ब्रेन जागता रहता है, वो वर्किंग कर रहा होता है उस चीज़ पे। इसलिए आपने रात को प्लान करना है, मैंने कल क्या करना है। अच्छा। जब आप वो डायरी 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ, आपने उसके अंदर लिखना है मैंने सुबह 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये, और मतलब आपने एक स्केड्यूल कर लेना है। किसी को अगर आपने बर्थडे विश करनी है तो आपने वो भी लिख लेना है। अच्छा। किसी को सॉरी बोलना है तो वो भी लिखना है। मतलब इवन फ़ोन कॉल्स भी आप एक प्लानर वो बना लें। रात को आप लिख के सोते हैं। अब जब आपको इसका बेहतरीन सबूत दूं, जब आपको कभी रात में आँख खुलेगी ना, एकदम याद आएगा, अरे वो वाली बात तो लिखी नहीं है। वो किसने याद कराई है? ब्रेन ने याद कराई है। वो उस लिस्ट पे वर्किंग कर रहा है ब्रेन कि हाँ जी वो, फिर आप उसको बार बार रिकॉल करेंगे कि हाँ जी कहीं मैं भूल ना जाऊँ, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। फिर सुबह उठ के सोचेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है ये तमाम चीज़ों का, कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है। रात को आप लिख रहे हैं, सुबह उठ के आपको पता है मैंने 15 काम लिखे हुए हैं, 12 बज गए हैं, 4-5 हो गए, 10 हो गए। वो जो फीलिंग आ रही होगी ना, एक्साइटमेंट अचीवमेंट की आपको एक फीलिंग आ रही होती है, हाँ। वो एक्चुअली आपको ट्रेन करती है, वो एक्चुअली आपको आपके बड़े मकसद तक लेकर जाती है, और वो आपको आसानियाँ पैदा करती है। अच्छा, दूसरा शाहीन साहिबा, जिस तरह का आजकल सोशल मीडिया, बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं,
हैं जी। और उसकी वजह से भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर भी आ जाती हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें देख के या वैसे ही आप अपने माशरे का अगर एक बगौर जायज़ा ले लें तो उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं, डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में बच्चे अब्जॉर्ब जो कर रहे हैं वो टॉक्सिसिटी है। तो इस टॉक्सिसिटी को हम लोग किस तरह खुशी में बदल सकते हैं? इसका सिर्फ सिंपल सा रूल ये है कि डोंट ब्रीड योर माइंड विद नेगेटिव थिंग्स। अच्छा। अपने ब्रेन को, अपने आप को सारा दिन वो जो हम नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कंस्ट्रक्शन में एक मिक्सर मशीन आपने देखी होगी, सीमेंट डाला, रेत डाला, बजरी और पानी वगैरह डाल के और उसको इस तरह मैश किया और आगे हम अगर खड़े हो जाएं कि इसके अंदर से अब पेस्ट्रीज और केक और पिज़्ज़ाज निकलेंगे तो लोग तो हमें पागल कहेंगे कि जब आपने डाला इसमें बजरी, रेत और सीमेंट है तो आप आगे से इसका, तो वी आर डूइंग द सेम विद आवर माइंड्स। ओके। हम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, हम सारा दिन तो उसे नेगेटिव चीज़ें देते हैं। कोई ट्रैफिक का किस्सा है तो वो भी ऑफिसेज में गलत किस्म का शेयर हो रहा है, खबरें हैं तो वो भी बुरी, अच्छी बात नहीं बताते लोग, अच्छी बात शेयर नहीं करते पर्सनल हो कि कहीं नज़र ना लग जाए। अच्छा। हाँ, ये भी आजकल बहुत ये भी फैक्टर है। तो उसको सारा दिन हम ब्रीड करते हैं अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ों से। सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि कितना कुछ, ऐसे 5 मिनट ज़रा चेक कर लूँ फेसबुक पे। हाँ। यकीन करें हम बैठते हैं, मैं खुद पर्सनली, मेरा इतनी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि 10 मिनट के लिए बैठती हूँ, घंटा गुजर जाता है, घंटा 2 घंटे तो ऐसे करके गुजर जाते हैं और हम कहते हैं हाँ इतना टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपका कंट्रोल अपने ब्रेन पे, अपने बॉडी पे, अपने हाथों पे, अपनी आइज़ पे, इन चीज़ों पे नहीं है तो आपको कोई भी वीडियो, कोई भी इवेंट, कोई भी हादसा, कोई भी एक्सीडेंट आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करेगा। अच्छा। और आप इस काबिल ही नहीं होंगे कि आप खुश रहें या आप कोई प्रोडक्टिव काम करें या आप कोई अच्छा सोचें, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते नेगेटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव वर्क। तो किस तरह अपने ख़ास तौर पर जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई थेरेपीज़ हो सकती हैं या क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए कोई ख़ास हमें वो नहीं यूज़ करनी होती, सिर्फ अच्छा लिसनर बनना है। कोई शख्स अगर हमसे नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव शेयर कर रहा है, घर जाते हैं वो तुम्हारी फलानी आई थी, वो ये कह रही थी, मैं ये, तो आप उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करें। अच्छा, आप बताएं कि जी अच्छा ये तो होता रहता है, चलें और बताओ यार उसका क्या बना, और बताएं मामा उसका क्या काम बना, मतलब डाइवर्ट कर दें, फ़ौरन कोई पॉजिटिव बात शुरू कर दें, अच्छी सी। टेक्निकली इसको थोड़ा सा आपको खुद भी नहीं सुनना ना, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं सुना सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए कि हमने किस तरह से अटेंशन डाइवर्ट करनी है, टॉपिक मतलब नेगेटिविटी को किस तरह हमने पॉजिटिविटी में लेकर चलना ऊपर है, नहीं उसको नहीं आने देना। ठीक है जी, हमारे साथ शाहीन फिरदौस साहिबा मौजूद थी। शाहीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हम हैप्पीनेस के हवाले से बात कर रहे थे कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने इर्द गिर्द किस तरह खुशी को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर ली जाए और लाहौर में मौजूद सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स जो सीरियस मरीज़ों के लिए एक बड़ी सहूलत होते हैं, अगर वही हस्पताल में मौजूद ना हो तो बाकी की जो सूरत हाल है वो किस तरह की होगी, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक वेंटिलेटर उस मरीज़ से उस मरीज़ को उतारा जाता है तो दूसरा जो क्यू में लगा हुआ होता है उस मरीज़ को वो वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाता है। और ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि सड़कें बनाने के लिए हमारे पास अरबों रुपए का फंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स ख़रीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते हैं। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है और आबादी के लिहाज से 30,000 अफराद के लिए एक वेंटिलेटर का होना अलमिया है। और यही नहीं, हस्पतालों में व्हील चेयर्स का ना होना भी मरीज़ या फिर लवाहिकीन के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो आज हमने ख़ास तौर पर इस पर बात करनी है कि वेंटिलेटर्स की जो किल्लत पाई जा रही है वो क्यों है और क्यों नए वेंटिलेटर्स ख़रीदे जा रहे हैं, इनके पीछे वजूहात क्या है
जो इनको चलाने वाले जो स्टाफ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी भी किल्लत है या वो मैन पावर पूरी है और वेंटिलेटर्स नहीं है, और मरीज़ किस तरह इसकी वजह से ख़ास तौर पर ख्वार होते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं। और उनके साथ साथ हमें प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ ज़िया ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हेड ऑफ़ एनेस्थीसिया एंड मेडिकल केयर है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, और आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं कि रिटायर होने के बाद आप वापस से आप पोस्ट पे बहाल हो चुके हैं। शुक्रिया जी। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आप ही से बात करूंगी कि क्या मामला है कि इतनी आबादी है लाहौर शहर की और वहाँ पर वेंटिलेटर्स ही मौजूद नहीं है। 1.5 करोड़ की आबादी है और उसके लिए मेरे ख्याल से 700 सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं। 700 ज़्यादा नहीं है? आपको नहीं लगता ज़्यादा नहीं है? 700 भी 700 से कम ही है। वही कह रही हूँ, ज़्यादा आपको नहीं लगता ज़्यादा नहीं है 700 भी? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक जो है इक्विपमेंट, जिसका आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि जी वेंटिलेटर है, उसकी कमी है। वेंटिलेटर एक ऐसा हमारा गैजेट है जो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग है। बिल्कुल। पेशेंट को हम उस पे डाल के, जो भी जदीद हमारे वेंटिलेटर हैं, पहले एक कंसेप्ट था किसी टाइम के जी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया है तो अब बस तैयारी करने के जी आप इसने बचना नहीं है। अब हमारे पेशेंट वेंटिलेटर पे जाके वापस आते हैं और कई महीने वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं। ये वेंटिलेटर वो मशीन है जो नॉन स्टॉप चलती है। अगर मैं आपको जना हॉस्पिटल का बताऊं तो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो 2-2 महीने से वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और रहे भी हैं, लेकिन इसके बाद भी ठीक हो जाते हैं। सारे पेशेंट नहीं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब वेंटिलेटर जब इतनी लगातार इसको जब रन करते हैं महीनों के हिसाब से, तो ऑब्वियसली एक मशीन है, उसमें कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये बहुत ही टेक्निकल मामला होता है। अब हमारे पास जो वेंटिलेटर है, जो एनेस्थीसिया मशीनें हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड है। ये बहुत पहले की परचेज हुई थी, इनकी रिपेयर होती रही, दरमियान में रिपेयर होके उसके बाद जब भी अब ये इक्विपमेंट अगर आपका अनरिलायबल हो जाए कि जी वेंटिलेटर को आपने डाल दिया रात को, एज्यूमिंग कि जी पेशेंट को ये फॉर द होल नाइट ये वेंटिलेट करेगा, अगर नाइट पे कहीं ये स्टक हो जाता है इवन फॉर 3 मिनट्स, तो पेशेंट की लाइफ चली जाती है कोई। सो ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है कि इस पे बैटरी बैकअप, इसमें सारी मॉनिटरिंग, इसके साथ यूपीएस का सिस्टम और ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन। अब आपने कहा कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये हमारे पास जो मशीनें और वेंटिलेटर हैं ये बहुत पहले के हैं। इनकी वैसे कहने के लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, मतलब एक वेंटिलेटर कितनी देर चल सकता है? देखिए, हम जो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर में चूँकि ये जो वेंटिलेटर है, ये कोई भी इक्विपमेंट है, वो एक वारंटी पीरियड होता है उसका। ये वारंटी पीरियड से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ये नॉन स्टॉप चलते हैं, इसलिए इनके जो ख़राबी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और एक तीसरी बात जो हम सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए, हम वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो चीज़ों को यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ नहीं करते जैसे हमारी अपनी चीज़ें हों या प्राइवेट टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल ये क्या कहना चाहिए कि ये जैसे लवारिस है और कोई मुफ्त का वाला है कि इसको जैसे दिल इस्तेमाल करो। तो अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर नहीं करनी कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए थोड़ी, क्योंकि अगर उसकी अच्छी तरीके से किसी की टेक केयर की जाती है तो वो सही तरीके से चलती है ऑब्वियसली। अच्छा, इससे जो ज़रूरी चीज़ है ना, अब जो वेंटिलेटर्स को रन करने के लिए जो स्टाफ चाहिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्टाफ बहुत शॉर्ट है। अब अगर वेंटिलेटर आपके पास पड़े हुए हैं, सपोज के वेंटिलेटर, कोरोना में वेंटिलेटर्स गवर्नमेंट ने परचेज भी किए थे, हमें कोई डोनेशन भी मिली थी। वो कुछ वेंटिलेटर ऐसे थे जो नॉन फंक्शनल थे, वो इनफैक्ट जना हॉस्पिटल में तो नहीं आए थे, लेकिन जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने प्रोवाइड किए थे। मेरे पास अपने वेंटिलेटर उस टाइम मौजूद थे, 17 वेंटिलेटर, जो हमने कोविड में यूज़ किया, फिर हमने कोई डोनेशन से लिया और वो वेंटिलेटर हमने चला के हमने जो यूज़ किया, काम किया था हमने। अब वो प्रॉब्लम ये है कि जब वो कॉन्स्टेंट चलते रहे तो उसके बाद जो इशू आ रहा है कि अब उसको मेनटेन करने के लिए जब हम कहते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट का वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा कि उसकी मेंटेनेंस हो प्रॉपर। जब उनको हम वैसे हम उसको भेजते हैं कि जी ये इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसको लुक आफ्टर किया जाए, तो वो कहता है जी हमें इसकी इतनी बड़ी वो जो कोटेशन देते हैं वो पूरी हो नहीं पा रही। और दूसरा जो स्टाफ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब स्टाफ इसको प्रॉपर हैंडल नहीं करेगा उससे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। हमारे पास मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को सीरियसली देखें।
ये जो एनेस्थीसिया की ह्यूमन रिसोर्स है ऑपरेशन थिएटर्स में, आईसीयू को मेजॉरिटी जो है आईसीयू को उसको रन कर रहे हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जो हम क्रिटिकल केयर को देख रहे हैं। अच्छा। और जब इनकी शॉर्टेज होती है तो उस टाइम पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है और उसके बाद मशीन्स की भी लुक आफ्टर करने के लिए वो भी इशू इसमें क्रिएट इशू है कि हमारे पास डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की कमी है। अभी जिन्ना हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और क्या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं या उनकी भी शॉर्टेज है जो वेंटिलेटर्स चला रहे हैं? अभी देखिए जहाँ पे अगर मेरे पास जो उसका रूल है ना वो है कि जी एक बेड पे एक स्टाफ नर्स, अच्छा, और दो बेड पे एक डॉक्टर। ओके। अब मेरे पास ये है कि अगर 6 बेड है तो एक डॉक्टर और स्टाफ नर्सेज भी बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जो आपके जो थिएटर ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे इससे भी बुरा हाल है कि एक जो मेरे को जो थोड़े से ट्रेन डॉक्टर हैं वो दो पेशेंट को देख रहे हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑपरेशन थिएटर्स में भी फेस करना पड़ रही है। और उस पर जो हमारा जो आईसीयू अगर रीवैम्पिंग के बाद शायद अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर हम 17 बेड का अगर वो हम इस्टेब्लिश करते हैं और एक 10 बेड का दूसरा हमारा आईसीयू है, एक न्यूरो आईसीयू है, अगर उसको हम करते हैं 10 बेड का तो हमारे पास टोटल 27 बेड का ये वेंटिलेटर एरिया बनता है। यानी अगर हम वैसे लेते हैं 170, अगर आप उसकी रेशो पे जाते हैं 10% पे तो हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ये होगी 27 से 30 वेंटिलेटर्स। और इसमें भी जैसे अभी बिलाल ने बात की वो बिल्कुल सही है कि इसमें मेजॉरिटी वेंटिलेटर जो हैं उनका किसी की कोई चीज़ ख़राब है, किसी की कोई चीज़ ख़राब है, और उसमें होता ही है कि अगर उसका एक छोटा सा पुर्जा भी अगर ख़राब हो जाए तो हम पेशेंट पे रिस्क नहीं ले सकते, हमें वेट करना पड़ता है कि टिल वी गेट दैट बैक कि हमें उसको प्रॉपर फंक्शन और उसके बाद हम उसको चला सकें। तो ये मेंटेनेंस के भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्या फंड्स नहीं मिलते इस वजह से मेंटेनेंस रह जाती है या क्या है प्रायोरिटी नहीं है? उसमें देखिए उसमें ना एक कुछ चीज़ें होती हैं वो कंज्यूमेबल बोलते हैं उसको, कि उसकी एक लाइफ है, उसके बाद वो आपने रिप्लेस करनी है। सही। अब अगर उसको आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो दैट विल बी हैजर्डस, वो पेशेंट को बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, वो पेशेंट को प्रॉब्लम करेगी। अब उसको रिप्लेस करने के लिए सपोज के छोटा सा वो जो गैजेट आता है जो वेंटिलेटर को रन करने के लिए, वो जो सेंसर आते हैं उसको हम वो फ्लो मीटर और जो उसमें जो हम इंस्टॉल करते हैं वो अगर सपोज के 12 से 14 हज़ार का है तो उसको हमें 1 महीने के बाद या पेशेंट की यूजेज पे उसको वेंटिलेटर की यूजेज के मुताबिक हमने रिप्लेस करना है। अगर वो नहीं होगा तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम करेगा। अब उसको लेने के लिए हमारे पास अगर फंड्स नहीं हो गए तो हमें प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने जो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे हमने काफ़ी सारे वो लेके हमने स्टार्ट किए थे और उसके बाद हमने, क्योंकि अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो आपका आईसीयू है ना वो तो मतलब उस पर उसका कोई फ़न नहीं है, कोई यूज़ नहीं है कोई, तो इसलिए फिर इन चीज़ों को मेनटेन करने के साथ साथ आपके पास ट्रेंड स्टाफ, जिसमें भी बहुत सारी जगह पे जो हमारे जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उनको इंडक्ट किया जा रहा है कि वो उस पर वेंटिलेटर को समझते हैं, वो रन कर सकते हैं। आपकी स्टाफ नर्सेज जो आईसीयू की हैं वो स्पेशल ट्रेंड होती हैं, आम स्टाफ नर्सेज वहाँ पे काम नहीं कर सकती। उसमें जो हमारे जो गैजेट्स होते हैं, सिरिंज पंप चलाते हैं हम, इन्फ्यूजन पंप्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। और बाकी उसमें अगर कोई पेशेंट है उसको देख कर जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये आम दूसरे डॉक्टर नहीं होते। दूसरे डॉक्टर तो हाथ बांध के खड़े होते हैं, हम लोग उसकी पेशेंट की एक एक चीज़ को देख के जी आप इसका, जैसे अभी बिलाल ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, वेंटिलेशन करनी है तो किस लेवल पे करनी है, हमने किस तरह से वेंटिलेटर को सेट करना है, मेडिसिन क्या क्या यूज़ करनी है। तो ये मेडिसिन जो हम एनेस्थीसिया में आईसीयू में करते हैं ये टोटली डिफरेंट होती है, ये रूटीन में यूज़ नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ है तो आपके कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर्स इसके साथ जुड़ते हैं। तो बिलाल क्योंकि नई हुकूमत आई है और बहुत हम देख रहे हैं कि एक्टिवली काम भी कर रही है, दो मिनिस्टर है हमारे हेल्थ के अगर देखा जाए तो क्या अब एक तरफ हम देखते हैं जनाब पूरे लाहौर को संवारा भी जा रहा है, तरक्याती स्कीम चल रही हैं, कितने अरब रुपए जो है ना वो उसके लिए तरक्याती स्कीम्स के लिए रख दी गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स की ये सूरत हाल है कि जो एसेंशियल चीज़ है जिससे लोगों की जान बचती है वही मौजूद नहीं है, अद्वियात, डॉक्टर्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है, तो ये भी एक रुख है। तो इस साइड पर इनका अभी फोकस नहीं आ रहा क्या गवर्नमेंट का? जी बिल्कुल मनीबा, आज प्रोग्राम हुआ है तो ये मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब को सेंड भी करूँगा। अच्छा। पहले मेरा प्लान था उनको स्टूडियो में बुलाने का, लेकिन चूँकि जो एक्सपर्ट बात जो डॉक्टर साहब ने कर दी थी वो शायद वो ना कर पाते, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम उनको लाइन पे लेंगे कि ये सूरत हाल है। ये प्रोग्राम भी उनको दिखाएंगे कि वो देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि पेशेंट केयर पे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ 2-3 साल से कोई काम नहीं हुआ।
काम जो हो रहा था, जो पैसे लगे हैं वो रीवैम्पिंग पे लगे हैं, वो किसी इंसानी सेहत पे नहीं लगे, इंसानी सेहत को इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं लगे, वो हॉस्पिटल्स की कुछ बेहतरी के लिए लगे थे। लेकिन अभी वो भी महाल है, बंद पड़े हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह आपको बताया कि इनका ICU था वो गैर फॉल पड़ा है, गैर फॉल ही हुआ ना। अगर 17 बेड का वो इनका वो सेक्शन था, अब उसमें सिर्फ 5 आ रहे हैं, वो भी पर्दा लगा के किसी की वार्ड में ये जाके बैठे हैं, और इनको बैठे भी मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है। हालांकि ये काम 1, 2 मैक्सिमम 3 माह में कर देते, लेकिन इतनी नेग्लिजेंसी 1.5 साल हो गया। इतनी आप देखें कि जिना हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसको मोटरवे भी लगता है, जिसको वो रायमंड ये सारी जो बेल्ट है वो लगती है, ये सारा इतना बड़ा इलाका उसको लगता है, और इसके ट्रॉमा के हेड इंजरी के जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं जिना हॉस्पिटल। तो जब इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो इस वक्त कितने वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं? मैक्सिमम 10-15 ना, इस तरह बिल्कुल। तो किसी को वेंटिलेटर मिलेगा, उसको रेफ़र किया जाएगा, पहले वो रेफ़र होके इधर आएगा, इधर से रेफ़र होकर कहीं और जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पिछले 2-3 माह के पास एक खातून थी, वो ऐसी रेफ़र होकर मेरी आंखों के सामने आई थी, मैं जिना हॉस्पिटल में बैठा था, तो रेस्क्यू वाले लेके आए हैं, एक MS ने लेने से इनकार कर दिया, जी हमारे पास CT स्कैन मशीन ख़राब है। अभी इसके बाद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़नी, तो पता नहीं उसको मिलता था या नहीं मिलता था। लेकिन उस खातून को उन्होंने कहा जी इसको जनरल हॉस्पिटल ले जाएँ, ऑनेस्टली वो रास्ते में इंतकाल कर गई। ये खबर भी हमने चलाई थी। तो इस वक्त तो ये तो सूरत हाल है। वो जवान एक खातून थी, वो किसी बच्चों की बाप होगी, उसका ख़ानदान उजड़ गया, उसके बच्चे बर्बाद हो गए। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए। तो इसी वजह से ये जो वेंटिलेटर्स का ये जो मामला है, जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात की थी कि ये इनके जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स हैं, ये तो ये वेंटिलेटर्स को रन करते हैं, ICU को देखते हैं, फिर उन्होंने ऑपरेशन जो करने होते हैं उनको भी देखते हैं। वहाँ पर सबसे अहम काम इनका है। ये किसी अनट्रेंड बंदे से ले लें तो वो जनाब उठे ही ना। अभी आप देखें कि मुख्तलिफ हमारे DHQ THQ हॉस्पिटल्स का क्या आलम होगा वहाँ पे। मेरा ये ख्याल है एनेस्थीसिया की बजाय ना कोई आम डॉक्टर ही दे के किसी से थोड़ा बहुत सीख के वो कर करा के अपना गुजारा करते होंगे। ख़ास तौर पर अपने जो सूरत हाल है सरकारी हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद है नहीं है, मरीज़ों की क्या हालत है, वहाँ पर किस तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ जान ने भी हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब ये सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की जो मशहूर होती हैं और मारूफ शख्सियात होती हैं, और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब उनके साथ होते हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके करियर के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो आज एक ऐसे ही मारूफ शख्सियत है, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, डॉक्टर गाफिर शहजाद हैं, जिनसे आज उन्होंने हमारी मुलाकात करानी है। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर अहमद हमाद साहब। जी प्रोफेसर साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। जैसा कि आप जानती हैं कि हम लाहौर शहर के जो रोशन सितारे हैं उनसे मिलने के लिए जगह ब जगह घूमते हैं, तो आज हमने सोचा कि लाहौर शहर के रोशन सितारे से मुलाकात तो हो, लेकिन लाहौर शहर के बारे में भी कुछ जानें। तो ये दो खसूसियात एक ही शख्स में जमा हो जाएं कि वो बैक वक्त एक स्टार भी हों, अहले कलम हों, और साथ ही साथ लाहौर के इमारतों के बारे में, इसके शहर के बारे में, इसके हुस्न व जमाल के बारे में भी हमसे बात कर सकें। तो हम फिर आज हाज़िर हुए डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब के पास, और सोचा यही कि इनसे वो गुफ्तगू करेंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। तो मिलते हैं जनाब डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम चाह रहे थे ये कि लाहौर शहर एक इतना खूबसूरत है, वो कहते हैं कि अगर आप लाहौर छोड़ भी जाएं तो लाहौर आपको नहीं छोड़ता। तो इतने हुस्न के बावजूद हम लोग टूरिस्ट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते, अपने रेवेन्यू में इजाफा क्यों नहीं कर सकते, और अपना ये जो IMF के कर्जे बार बार लेने पड़ते हैं, इनसे जान छुड़ाने की ये भी तो सबील हो सकती है। इस पर ज़रा सा कुछ फरमाइए। इसमें हमारी बात ये है कि जब तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होती चीज़ों में, तब तक चीज़ें उस लेवल पे नहीं हो सकती। ये कोई इंडिविजुअल का मसला तो नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस काम के लिए एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। 18th अमेंडमेंट के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट से मानूमेंट्स है वो भी उन्हीं को ही दे दिए गए। अच्छा, अब मानूमेंट्स तो आ गए, लेकिन उनके लिए फ़ंड्स नहीं है।
आप यकीन करें कि कई सालों तक वहाँ पे सिर्फ सैलरीज देने के लिए पैसे जो है वो उनके पास होते थे, किसी मॉन्यूमेंट की कंजर्वेशन के लिए कोई पैसे नहीं होते। दूसरे नंबर पर यह था कि जो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी कि जो मॉन्यूमेंट जैसे है इसको छेड़ना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना। हालांकि जो जिनेवा चार्टर है इंटरनेशनल, उसके मुताबिक आप मॉन्यूमेंट के अंदर इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू द एक्सटेंट जिसमें उसकी हेरिटेज वैल्यू मुतासर नहीं होती। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई थोड़ा सा आगे लोग आए, उन्होंने कुछ काम शुरू किया। शुरू में तो थोड़ी एहतजाज भी हुई, लेकिन अब आप देखें तो कुछ स्पॉट्स ऐसे, मतलब जैसे हिरन मीनार अगर आप जाएँ, नूरजहाँ के मकबरे पे जाएँ, तो कुछ स्पॉट्स ऐसे डेवलप हुए हैं जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। तो ये इसमें और बेहतरी भी हो सकती है। असल बात तो ये है कि इसके लिए कोई जामे मनसूबाबंदी हो और ये सोचा जाए कि वाकई टूरिज़्म जो है उसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर ये हमारी तरजीहात में आ जाए तो फिर बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लाहौर शहर जैसा कि हमें लगता है कि रंगारंग इमारतों से मुज़य्यन है, इसमें हर अहद अपना कोई नुमाइंदा जो है ना इमारत वो छोड़ के गया। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि सिख आए, वो उन लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह हमें नज़र आती हैं। फिर अंग्रेज़ों ने आके गॉथिक आर्किटेक्चर के हमें यहाँ पे शाहकार नज़र आते हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर है। तो और फिर तुर्किश जो तुर्क आर्किटेक्चर है, टर्किश आर्किटेक्चर, उसके भी हमें शाहकार नज़र आते हैं। तो ज़ाती तौर पे आपका पसंदीदा इरा कौन सा है, और उसी तनाजुर में ये भी फरमाइए कि आपकी पसंदीदा बिल्डिंग लाहौर की वो कौन सी है? अच्छा, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना आपके वहाँ पे हिस्ट्री के मुख्तलिफ इराज जहाँ, ये वाकई लाहौर इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है कि इसमें ये सारा जिसका आपने जिक्र किया वो वाकई हमें नज़र आते हैं और अच्छी वैल्यू के साथ। यानी अगर बादशाही मस्जिद आपको मिलती है तो ये 1939 से 1960 तक उस वक्त इसकी रेस्टोरेशन हो गई थी और ये इस सतह पे आ गई कि अभी ये कायम है। लेकिन इसी तरह से बाकी मॉन्यूमेंट्स भी अगर हो जाते तो हो सकते थे। अच्छा, इसी तरह कॉलोनियल पीरियड्स की जैसे बिल्डिंग्स हैं माल रोड के ऊपर या कैंटोनमेंट में हैं, जैसे चर्चेज़ हैं, बड़े बड़े खूबसूरत और आलमी सतह की एस्थेटिक्स है उनकी, वो बहुत अच्छे हैं। यानी वो इतने अच्छे हैं कि आप दुनिया के किसी भी फ़न तामीर के बराबर उसे रख सकते हैं। मोर ओवर ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट है उसकी जो मिसालें हैं वो भी हमें मिलती हैं। और यहाँ पे जैसे माल रोड के ऊपर अगर आप चेयरिंग क्रॉस में खड़े हों तो एक तरफ आपको कॉलोनियल पीरियड की असम्बली हाल नज़र आता है, उसके साथ जे रिची इटालियन आर्किटेक्ट है उसकी अल्फला बिल्डिंग नज़र आती है, उसके दूसरे कोने के ऊपर आपको वापडा हाउस की बिल्डिंग नज़र आती जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट एडवर्ड स्टोन की बिल्डिंग बनी और उसके सामने शादीन बिल्डिंग है। अच्छा, ये देखें कैसा खूबसूरत एक कल्चरल कॉम्बिनेशन। और इसके दरमियान में सम्मट मीनार जो टर्किश आर्किटेक्ट विदात डेलोकी ने बनाया हुआ है। तो ये देखें इस तरह का ऐसा जो कॉम्बिनेशन है। तो जो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें मुझे एक तो ये हिस्टोरिकल सेटिंग बहुत अपील करती है। ये जगह चेरिंग क्रॉस वाली मुझे बहुत, मैंने एक अफसाना भी इस पर लिखा था, बहुत अपील कर। दूसरी फिर हिस्टोरिकल सेटिंग है बादशाही मस्जिद की कि वहाँ पे बादशाही मस्जिद भी है, रंजीत सिंह की मड़ी भी है, वहाँ पे किला भी है और वहाँ पे वॉल्ड सिटी भी है, मीनार पाकिस्तान भी है। मीनार पाकिस्तान जो मॉडर्निटी की अलामत है, नज़रिया पाकिस्तान की अलामत है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये कोई एक बिल्डिंग के बजाय मुझे ये जो हिस्टोरिकल सेटिंग्स हैं जिसमें ये एम्बियंस बन रही होती है, मैं उस ट्रांस में जाके और उस इराज को एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब। तो इसी से जब हम अभी ऑफेयर थे तो आप फरमा रहे थे कि दो बिल्डिंग्स हैं लाहौर की ऐसी, एक मकबरा नूरजहाँ और दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद, दरमियान में दरिया रावी। तो रावी के दोनों किनारे आबाद करने का एक बेहतरीन मौका था जो कि हुकूमतों ने गंवा दिया। आपके ज़हन में इसकी जो जमालियाती नक्शा है वो क्या तरतीब पा रहा है, हमें उससे ज़रा आगाह फरमाइए। और इसके जो रेवेन्यू है वो आपके ख्याल में कितना हम इकट्ठा कर सकते थे इस तरह? अच्छा, ये बड़ी ही अच्छी तरफ आपने इशारा किया है। और मैं ख़ास तौर पे जब 2005 में फ़र्स्ट टाइम लंदन गया हूँ और वहाँ रिवर टेम्स के किनारे जब वो दोनों ब्रिजेस में पेडेस्ट्रियंस के अलग और दूसरे वो मिलते हुए मॉन्यूमेंट्स और वहाँ टूरिस्ट की एक्टिविटी देखी तो मुझे लाहौर बहुत याद आया। और मैंने सोचा कि बिल्कुल ये रिवर रावी के किनारे हम उसको उस तरह से बैंक्स बना के कर सकते थे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एफ़र्ट्स भी होती रही। मसलन जुनेजो साहब जब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे उस दौर में ये जो रावी का पुल है इसके साथ कुछ एरिए के ऊपर काफ़ी बड़ा एक नेचुरल पार्क बनाने की प्रपोज़ल उस वक्त भी हुई थी, शुरू हुई। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर वो प्रोजेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो शाहदरा का कॉम्प्लेक्स है
वहाँ पे भी मुख्तलिफ औकात में रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होते रहे हैं, चलता रहा, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, इसमें एक सिर्फ प्रॉब्लम ये रही, अब तो वैसा नहीं है, लेकिन जब ऊपर से पानी यकदम आ जाता है और उसका बहाव ऐसा होता है कि वो शहर की तरफ आने के बजाय, जब से औरंगज़ेब आलमगीर ने ये बंद बनाया था तो वो यहाँ रिबट करके ना शाहदरा की तरफ जाता था। बल्कि जब खेमचंद ने मॉडल टाउन बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पहले वो शाहदरा ही गया था वहाँ बनाना, लेकिन ये ये जो सैलाब है इसकी वजह से उसने कहा कि ये जगह ज़्यादा ये बड़ी मज़े की बात आपने बताई, कलामी माफ के मॉडल टाउन पहले शाहदरा के किनारे बनना था। एग्जैक्टली, पहली सिलेक्शन साइट की वहाँ पे थी। इस्तिगासा आपका नावल है जिससे पढ़ के आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी हमें काफ़ी एक दूरबीन मुहैया होती है कि हम देख सकते हैं, और दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसमें हैं। उसमें से एक बात कि मिज़ार और मकबरे में फ़र्क होता है, तो ये फरमाइए कि यहाँ पे दाता साहब का मिज़ार भी है, मियाँ मीर का मिज़ार है और तरह तरह के मिज़ार हैं, और मकबरे भी हैं जिसमें नूरजहाँ का मकबरा है और ज़ेबुन्निसा और इस तरह के कई मकबरे हैं। तो आर्किटेक्चरली इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आवाम के लिए ये फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये फ़र्क तो खैर ये मकबरे की ख़ुद जो बिल्डिंग फार्म है वो ख़ुद ही बता रही होती है कि ये मज़ार है और ये मकबरा है। ये तो वो ख़ुद ही अपना तारुफ, मैं बताता हूँ आपको, ख़ुद ही तारुफ करवा रही होती है। अच्छा देखें, जो मकबरा होता है ना ये मोनूमेंटल होता है, यानी वो एक मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जो बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला होगा और पता चलेगा कि यहाँ पे बादशाह वक्त जो है वो आराम फरमा रहा है। उसके मुकाबले में जो मज़ार होगा उसकी शक्ल जो है वो आप पे रौब तारी नहीं करेगी, वो एक रूहानी फ़ज़ा पैदा करेगी जिसके अंदर आप रिलैक्स और रिलीफ फील करेंगे जब आप उसमें जाएंगे। उसके मुकाबले में जब आप मकबरे पे जाते हैं तो वहाँ एक तो वो है ना, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है, तो वो ऐसे ही लगता है। और अब जब से ये लोगों में शऊर पैदा हुआ है, लोग मकबरों पे जाके बाकायदा उनके अंदर एक रिएक्शन आता है कि ये बादशाहों ने हमारे रिसोर्सेज को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरा मकबरा जो है वो हमेशा बादशाह बनाएंगे, और यहाँ पे रिवायत ऐसी रही कि मरने से पहले बादशाहों ने अपने मकबरे खुद बनाए अक्सर जो है। अच्छा, जबकि मज़ार जो है वो अकीदतमंद बनाते हैं। किसी सूफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में अपना मज़ार नहीं बनाया, वो हमेशा अकीदतमंद और वो अकीदत से बनाते हैं, और उसके लिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी शक्ल बनती है, ऐसी एक्टिविटीज़ बनती हैं। फिर मज़ार में रिचुअल्स ऐसी होती हैं, जैसे उर्स होता है, आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि जहांगीर का उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन दाता साहब का उर्स, मियाँ मीर का उर्स, जिसमें पूरी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक बड़ा विजिबल डिफरेंस है उसकी बिल्ट इन्वायरमेंट में भी और उसके जो अर्बन सेटलमेंट में जो असरात हैं। यानी अगर आप मोनूमेंट्स को देखेंगे, जैसे ज़ेबुन्निसा का कहा आपने, वो वक्त के साथ साथ उसका एरिया रिड्यूस होता जाता है, जबकि जो सूफ़ी बुज़ुर्ग का उर्स जिसका होता है उसका मकबरा फैलता जाता है। जैसे दाता साहब का 5 कनाल से 58 कनाल पे गया, अब फिर उसमें 8-10 कनाल ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत फ़र्क है, मतलब दो। बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हर लिखारी अपने शोबे से इंस्पिरेशन लेता है और अपनी लिखत में उसको शामिल करता है, और हान पामोक उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। माय नेम इज़ रेड में उसने जो मिनिएचरिस्ट्स हैं उसका वो जो डिटेल्स दिखाई हैं तो पता चलता है कि वो खुद एक पेंटर है। बिल्कुल ऐसे। आप आर्किटेक्चर में सारी ज़िंदगी आर्किटेक्चरल जो मोनूमेंट्स हैं डिज़ाइन करने में, रीडिज़ाइन करने में वगैरह वगैरह, प्रिजर्वेशन वगैरह में शामिल रहे, तो आपका कौन सा ऐसा नावल या अफसाना है या अफसाने हैं जिनमें आपका ये वाला इल्म झलकता है? इस्तिगासा में वो ज़ाती ज़िंदगी तो ज़रूर झलकती है, लेकिन हमें आर्किटेक्चर का वो फ़न जो है ना उससे ज़रा कम आशनाई होती है। तो कोई और ऐसी चीज़ जिससे? अच्छा, जो पामोक की आपने बात की वो आपके इल्म में होगा कि ही वाज आर्किटेक्ट। अच्छा। यस, ही वाज क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। अच्छा। इस वजह से उसे पता है मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। वाह भाई वाह। तो इसी वजह से उसकी तहरीरों में भी वैसे नज़र आता है। अच्छा, जो तो बाकायदा मेरी जो अफसानों की किताबें हैं ना उसके अंदर तो इस तरह के अफसाने हैं, जैसे ये चेयरिंग क्रॉस का मैंने आपको कहा, तो ये जो 5 बिल्डिंग्स थी बेसिकली, ये चारों सूबे और 5वां जो वो हिस्सा है उसको मिलाती हुई पूरी एक सिंबॉलिक लेवल के ऊपर उसको, तो मैं ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर देता हूँ, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ और लोग और हमारी बिल्डिंग्स जो हैं। अच्छा, इसी तरह से मेरा जो पहला नावल है मकली में मर्ग, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी
आम तौर पे आपने देखा होगा कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो मालदार हो जाते हैं तो वो अपनी शनाख्त बदल लेते हैं, कोई मलक, कोई चौधरी, कोई कुछ बन जाता है। यानी कि ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि ये ऐसा लिविंग मानूमेंट है कि जिसमें मज़ार जो है उसकी शनाख्त लोगों ने बदलने की कोशिश की है। अच्छा, यानी ये एक सुन्नी शराइन के तौर पे आया है औकाफ के पास, और उसके बाद अब ये एक शिया शराइन के तौर पर सारी दुनिया में जाना जाता है। तो एक शराइन की शनाख्त का इस तरह से तब्दील होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा वाक़या है बिल्कुल उसके अंदर। डॉक्टर साहब, एक ये है कि लाहौर शहर में जो सुर्ख रंग की इमारतें हैं वो मुग़ल इराक़ की याद दिलाती हैं। उससे हम इतने इन्फ्लुएंस हुए कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट अगर हमने बनाना है तो भी सुर्ख, जो जदीद इमारतें बनानी है तो भी सुर्ख। तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि 2-3 हज़ार साल बाद जब कभी खुदाई होगी तो सुर्ख बिल्डिंग्स निकलेंगी, तो ज़माना जो बीच में 500 साल का गैप है वो पता नहीं वो जज कर सके कि नहीं उस वक़्त का जो एक्सकेवेशन कर रहा हो। तो क्या वजह है, और नई बिल्डिंग है वो लाहौर में क्यों नहीं बनती? अच्छा, ये जो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने बात की ना, ये तो एक बड़ी इमिटेशन है, बड़ी पुअर किस्म की। अच्छा, जहन में ये आता है जो सुर्ख रंग आप भी जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली रेड सैंडस्टोन है, जैसे बादशाही मस्जिद में इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इतने बड़े लेवल के ऊपर जाहिर है वहाँ पे भी, इंडिया में भी लाल किला इस्तेमाल हुआ है, सैंडस्टोन जो है। मुग़लों ने ज़्यादा बिल्डिंग्स छोटी ईंट से बनाई, लेकिन उसके ऊपर लाइम क्रीम प्लास्टर करके तो उसके अंदर डिटेल्स वगैरह बनाई हैं, तो वो एक ऑफ वाइट सा एक तासुर बनता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब इरा चेंज होता है तो रेड बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फिर जब शाहजहां का इरा आता है तो उसमें वाइट मार्बल है जैसे, वो बिल्डिंग्स आ जाती हैं। तो हर बादशाह ने अपनी पहचान का एक रंग रखा है जिसकी वजह से शालामार उसकी एग्जैक्टली शालामार उसकी बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। और ये मैं बताऊँ, ये जो आसिफ जाह का मकबरा बना हुआ है वहाँ पे, वो भी चूँकि शाहजहां के दौर में बनाया गया तो इसके ऊपर पूरा मार्बल लगा हुआ था, जिसे बाद में सिख पीरियड में उतार लिया गया। वाइट, जस्ट वाइट मार्बल था ये। अच्छा। तो ये हैं मुगल पीरियड्स के। अच्छा, उसके बाद जब बरतानिया यहाँ पे आया तो वहाँ पे भी डिबेट हुआ कि हमें किस तरह की बिल्डिंग्स बनानी। उन्होंने कहा कि लोकल अगर बनानी है तो ब्रिक्स में, क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा से ब्रिक्स निकली हैं और ब्रिक्स हैं, तो उन्होंने फिर ब्रिक्स एक्सपोज सुर्ख ईंट जो है, तो उससे फिर एक एस्थेटिक्स डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए कि जैसे हाई कोर्ट है, मुझे भी इत्तफाक हुआ उसके एक वेस्टर्न विंग को मैंने भी बनाया है उसको। अब देखें कि वहाँ पे ब्रिटिश पीरियड में ब्रिक के इतने पैटर्न इस्तेमाल किए उन्होंने कि हैरत होती है आपको बाज़ औक़ात कि ये इन्होंने जैसे वो स्टोन में वंडर किया उन्होंने, वाइट मार्बल में, इसी ने ब्रिक में वंडर किया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने अनलकीली उसको वो वंडर नहीं किया, यानी ब्रिक ये गुटका लगाना शुरू कर दिया, या जो ब्रिक्स के भट्टों पे 2-3 किस्म के पैटर्न थे वो लगाने शुरू कर दिए। तो उसमें आर्किटेक्ट्स का हमें इनपुट नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आपको देख के वो खूबसूरती और वो जमालियात का तासुर बनता नहीं है, जो वो ऐसे लगता है ऐसी बड़ी पुअर सी इमिटेशन की हुई है उसको। जाते जाते सिर्फ ये बताइए कि आप अपनी पसंदीदा इमारत कैसी चाह रहे हैं, जो आपका ड्रीम हो कि लाहौर में एक मेरी तरफ से एक आर्किटेक्चरल जो मानूमेंट है वो मुस्तकबिल के लिए? भाई मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग मुझे बनाने का मौका मिले जिसके अंदर नई नस्ल के लिए, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे आईटी सेंटर है वहाँ पे। अब देखें फ़िरोज़पुर रोड पे भी एक आईटी सेंटर बना है, खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने के शौक़ में कर दिया है। लेकिन यूजेबल बिल्डिंग हो, उसका अंदर एक एम्बियंस बने, एक इन्वायरमेंट हो। अच्छा, जब हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बनाते हैं तो वो जिम वगैरह और स्विमिंग पूल बना के फिर उसको कमर्शलाइज़ कर देते हैं, उसकी फ़ीस रख देते हैं, लेकिन नई नस्ल के लिए उस तरह की नहीं है। तो एक मेरे जहन में आता है कभी कभार कि मेरे पास कोई 8 की कनाल का अगर कोई रकबा हो तो मैं वहाँ पे एक ऐसा कम्प्लेक्स या इस तरह की बिल्डिंग बनाऊं जिसमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ हों और लोग उसको यूज़फुल हो और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, ना कि ये एसी के इतने लोड्स और ये बिजली का इतना अखराजात जो ये नहीं होने चाहिए उसके। बेहतरीन। मुनीबा, आपने देखा कि डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब के साथ जो गुफ्तगू थी वो इतनी दिलचस्प थी और उसके बहाव के साथ हम इस तरह बह गए कि वक्त का एहसास नहीं हुआ। उम्मीद है कि हमारे समेत हमारे जो नाजरीन हैं उन सब ने बहुत कुछ सीखा होगा इस गुफ्तगू से, लाहौर के बारे में, कदीम लाहौर,
आज का लाहौर, जदीद लाहौर और मुस्तकबिल का लाहौर कैसा हो, और यहाँ की इमारतें जो कि लाहौर के ताज में नगीने की तरह वो हैं, बल्कि अंगूठी में नगीना, लाहौर एक अंगूठी है तो अच्छी बिल्डिंग उसका नगीना है, तो एक नगीना डॉक्टर साहब की तरफ से भी वो इजाफा चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर। इंशाल्लाह आइंदा आपके साथ एक और रोशन सितारे की मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के, और आज के लिए आपने इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ हमारी मुलाकात कराई है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।